नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। अब पहले ही आपको बता दिए कि ये आपको थिंकिंग लेवल को बढ़ाएगा। ये चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो आपके थिंकिंग लेवल को बढ़ाएगा। अब इसकी स्टेटमेंट को समझिए। एनसीईआरटी बुक का स्टेटमेंट है। ये क्या कह रहा है? एवरी ग्रेट फिजिकल थ्योरी। हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़कर आपको समझाते हैं, पढ़ते हैं बुक्स में। एवरी ग्रेट फिजिकल थ्योरी ए स्टार्ट एज अ हर्से and ends as dogma। इन्वर्टेड कॉमा शुरू है यहां से और यहां पर इन्वर्टेड कॉमा बंद है। ठीक, राइट। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात लिखा है उस बात को उसमें कर गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री ऑफ साइंस। विज्ञान का भी इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ साइंस। बातें समझिए। ऑफ द वैलिडिटी ऑफ दिस इंसिसिव रिमार्क। आप इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है इसको आप थोड़ा सा समझिए। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं। यहां पर एक वर्ड है हियर्स। इसको कई बुक में हर से भी कहा है, कई लोग हेयर से भी पढ़ता है, बट प्रोनाउंसिएशन जो भी हो आप इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है फ्लेक्सिबल, यानी उसको हम कहेंगे क्या कि वो मानने लायक बात नहीं है। यानी हम मान भी सकते नहीं भी मान सकते, यानी गेस कर सकते हैं, अनुमान कर सकते हैं। तो कह रहा है एवरी ग्रेट फिजिकल थ्योरी, जितना भी आपका फिजिकल थ्योरी है, थ्योरी मतलब सिद्धांत, वो शुरू में क्या है? ये स्टार्ट एज, यानी शुरू में स्टार्ट क्या होता है? हर से, मतलब संभावना है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, नहीं हो सकता है। बातें समझिए। अब इस बात को कैसे समझिए? जैसे सपोज दैट कि आपका फुटबॉल खेल में एक खेत में चला गया और आपको पता नहीं कि उस खेत के किस कोने में है, लेकिन इतनी सी अनुमान है कि चलो खेत में होगा। कभी कभी ऐसा है आपने जब से मारा, जिस खेत में आप खोज रहे हो उस खेत में नहीं है, लेकिन संभावना है कि आप चलो इस खेत में थोड़ा सा खोजते हैं। खोजने चले और वो मिल गया। आपका एवरी ग्रेट फिजिकल थ्योरी, आपका सिद्धांत है कि नहीं कि भाई इस खेत में फुटबॉल मैंने मारा है, इसमें गया। आप खोजने गए और फुटबॉल मिल गया तो आप कहिएगा वाह क्या बाजी मैंने मारा, मतलब हमारा अनुमान सही हो गया। हम लोग भी बचपन में थे, इसी इनके खेत में चोर घुसा है, और अगर वो चोर पकड़ा गया तो हम लोग खुश हो जाते, वाह क्या बात है। लोग भी कहते अरे यार तुम्हारा अनुमान सही है। बातें समझ, इसीलिए बात। और वो कह रहा है कि अगर अनुमान सही हो गया तो एज डोगमा, डोगमा का मतलब सत्य, वो सत्य हो गया। आपने कहा कि खेत में चोर है और ग्रामीण लोग पकड़ने गया और पकड़ा गया तो सत्य बन गया, वो डोगमा हो गया। डोगमा का मतलब क्या होता है कि जो चीज हम खोजने जा रहे हैं, जो चीज का हम अनुमान लगा रहे हैं, यानी हर से, बात समझ रहे हैं, वो चीज मुझे मिल गया तो वो डोगमा हो गया। और नहीं मिला तो चलो ये गलत तो है ही है, डोगमा नहीं। तो ये कह रहा है क्या? ये कह रहा है कि बड़ा ही बड़ा खोज जब हुआ है, बहुत बड़ा खोज हुआ है, डिस्कवरी हुई है, तो बाद में उसको सत्य मान करके लॉ बना दिया
अब एग्जाम्पल से बात को समझिए। अब एग्जाम्पल से बात समझिए। न्यूटन महोदय का, ये बचपन से कहानी सुनते आ रहे होंगे ग्रेविटेशन में। न्यूटन महोदय का क्या है, नीचे बैठे हुए हैं। भाई फिगर मुझे अच्छा नहीं आता है बनाने, बात ये समझ लो कि दिस इज न्यूटन, ठीक है। न्यूटन आइजैक, सर आइजैक न्यूटन, मैं न्यूटन लिखा। और यहां पर ये पेड़ है, ट्री है, और यहां से एप्पल नीचे गिर गया, एप्पल। अब तो कुछ लोग कहानी बनाते हैं क्या कि एप्पल तो न्यूटन साहब के माथे पर गिरा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि ना न्यूटन साहब गार्डन में बैठे थे तो उनके सामने गिरा। अब जो भी मान्यता हो, माथे पर गिर जाए या सामने गिरे, लेकिन गिरा। न्यूटन महोदय को जर्क लगा, धक्का लगा कि भाई ये क्या है, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। दिस इज हेयर्स। आगे ये आपका हर्ष है, ठीक। शुरू शुरू में वो दुविधा में डाल देता है, शुरू में वो कह देता है कि ये ऐसा है। बाद में चल करके उस पर रिसर्च हुआ, खोज हुआ, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की चर्चा हुई और एक फार्मूला आपको डिराइव करके आया, Gm1m2 अपना है इस पर। देखिए फार्मूला बन करके आया। और अब ये डोगमा हो गया। डोगमा का मतलब ये सत्य है। बात को समझिए। तो पहले तो न्यूटन साहब ही भटके होंगे कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। और अब उसको सत्य बात उनको पता चल गया कि नहीं, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, और ये लॉ भी दे दिए, ये फार्मूला भी निकाल दी। अब ये सत्य हो गया, यानी ये डोगमा हो गया, ठीक। बातें समझ रहे हैं। तो एवरी ग्रेट फिजिकल थ्योरी, जितना भी बड़ा से बड़ा फिजिकल थ्योरी है, वह स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट एज ए हेयर से, वह स्टार्ट होता है दुविधा में, ठीक। एंड एज ए डोगमा, और लास्ट में वो क्या है, सत्य में बदल जाता है। जितना भी अब आप देखिए ना, ये ग्रेगर जॉन मेंडल जी। अब ग्रेगर जॉन मेंडल जी पी प्लांट पर, मटर प्लांट पर 10वीं क्लास के क्लासिकल जेनेटिक्स में पढ़ना है, वो तो खैर 10th क्लास में जेनेटिक्स की बात दे दी है। 12th क्लास में आप जाएंगे तो जेनेटिक्स के 2 पार्ट बना दिए। एक क्लासिकल जेनेटिक्स, इसको आप मेंडेलियन जेनेटिक्स के नाम से कहिए, और एक मोलिकुलर जेनेटिक्स आ गया, ठीक। 2 जेनेटिक्स बन गई वहां। जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, बात समझ रहे हैं। तो एडवांस हो गए। तो ग्रेगर जॉन मेंडल साहब मटर प्लांट पर कई साल एक्सपेरिमेंट किए, ये सब स्टोरी आप जानते हैं। लेकिन ग्रेगर जॉन मेंडल साहब मैथमेटिशियन थे, उनको ये पता नहीं था कि भाई उस समय सेल की डिस्कवरी हो गई थी, लेकिन सेल के अंदर जो आप क्रोमोजोम कह रहे हैं, वो क्रोमोजोम उस समय नाम नहीं था। बातें समझिए। शायद सेल 16th सेंचुरी में है, खोज हुआ है 1665 में। रॉबर्ट हुक ने नहीं, रॉबर्ट हुक खोजे हैं, और न्यूक्लियस शायद रॉबर्ट ब्राउन खोजे हैं। मुझे भी कंफ्यूजन है यार, ब्राउन और हुक में, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा इसको। ये बायो की चीज़ है, हम भी बायो पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ाते वक्त थोड़ा सा ध्यान में रहता है। अभी मैं फिजिक्स की टॉपिक चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन वो रिलेशन में बायो से दे रहा हूँ। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के समय में क्रोमोजोम नाम का चीजें नहीं था कि सेल के अंदर क्रोमोजोम होता है। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने कह दिया, क्या कहा उन्होंने, फैक्टर कहा कि कोई ऐसा फैक्टर है जो कैरेक्टर को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ले जाता है, यानी फैक्टर। बातों को गहराई से समझिए। उन्होंने कहा कि कोई ये नहीं है, कोई फैक्टर है, और वो फैक्टर कैरेक्टर को, ट्रेट्स को, बात समझ रहे हैं,
वह फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरी करता है। मेंडल साहब की इस बात को 1905 में 1905 में बेटसन एक साइंटिस्ट है, वो कहा कि वो फैक्टर जो मेंडल साहब कहे थे वो फैक्टर कोई दूसरा नहीं बल्कि वो जीन है। क्या है? जीन है। बातें समझ। तब बाद में क्रोमोजोमल थ्योरी दी गई, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। बातें समझ। तो शुरू में अनुमान क्या था? ग्रेगर जॉन मेंडल ने शुरू में कह दिया कि हर से कुछ है, संदेह है, कुछ है, वो कोई फैक्टर है जो कैरी को फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ले जाता है। और बाद में प्रूफ कर दिया इन्होंने, बेटसन ने, कि वह फैक्टर जीन है। वो फैक्टर क्या है? जीन है। और वो सत्य हो गया। तो बाद में आयंस एज डोगमा, वो सत्य में एक डोगमा में बदल। पहले क्या था? हर्ष। तो एवरी ग्रेट फिजिकल थ्योरी, इन्होंने फिजिकल थ्योरी कहा। बात समझिए, एवरी ग्रेट फिजिकल थ्योरी। अब मैं बायो का एग्जांपल दे रहा हूं। ए स्टार्ट एज ए हर्ष, दुविधा में कि वो क्या है। मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल को पता ही नहीं था सेल के बारे में, उनको पता ही नहीं था। वो एक्चुअली ही वाज अ मैथमेटिशियन, तो फिर उनको पता नहीं था। लेकिन बाद में यह प्रूफ हुआ और लोग उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहें, राइट। और बाद में जब जीन की खबर मिली तो वह डोगमा में बदल गया, यानी सत्य में बदल गया। इस बहुत सारे इवेंट है ऐसे। पहले साइंस हेयर से होता है, हर्ष मतलब वो संदेह में होता है। इसीलिए वो कह रहा है कि गिव सम एग्जांपल्स फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ साइंस। साइंस के हिस्ट्री से कुछ आप एग्जाम्पल निकाल करके लाइए, साइंस की हिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल निकाल करके आप लाइए, और उस एग्जाम्पल से आप हमें बताइए क्या कहा, वैलिडिटी ऑफ दिस इंसिसिव रिमार्क, वैलिडिटी ऑफ दिस इंसिसिव रिमार्क। अब भाई देखिए ना, बेटसन तक तो चलो जीन वाली बात थी। अब एक कदम और बढ़िए ना, एलील आ गया है भाई, एलील। अब मैं जेनेटिक्स आपको 12th क्लास में पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि एलील क्या है, इनहेरिटेंस कैसे होता है। हालांकि मैं 10th क्लास के बच्चों को भी पढ़ा देता हूं, लेकिन अभी मैं सिर्फ बात आपको बता रहा हूं। इसके तो बहुत सारे कहानी कहेंगे, ये कहिए रहा है एग्जाम्पल फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ साइंस, साइंस की हिस्ट्री है। बात अब समझिए ना। ये देखिए गैलीलियो साहब का एग्जाम्पल ले लीजिए, गैलीलियो गैलीली का एग्जाम्पल आप ले लीजिए। इन्होंने क्या कहा, दुनिया कहती थी कि धरती के चारों तरफ सन घूमता है, सॉरी सन का रिवॉल्यूशन होता है और धरती जैसा है, और धरती को चपटी फ्लैट मानता था। गैलीलियो गैलीली ने कह दिए धोखा से कि भाई अर्थ घूमती है अराउंड सन, सन इज एट रेस्ट एंड अर्थ इज नॉट अ फ्लैट बॉडी, अर्थ इज एन स्फेरिकल बॉडी, ये स्फेरिकल सेलेसियल बॉडी। भाई उनकी क्या गलती थी जो उन्होंने सही देखा, उनको कहा और उनको मार दिया। एरिस्टोटल, अरस्तु की बात आप कहिए, एरिस्टोटल आप फैलेसी, एनसीईआरटी किताब में लॉज ऑफ मोशन जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 फिजिक्स में हम आपको पढ़ाएंगे। एरिस्टोटल्स फैलेसी, उन्होंने, उनको भ्रम हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट चलते चलते रुक क्यों जाता है, और कोई ऑब्जेक्ट मतलब चलते चलते रुक जाता है
और कोई ऑब्जेक्ट क्या है कि मोशन में क्यों रहता है। कहा कि क्या प्रॉपर्टी, उनको भ्रम हुआ, वो एक्सपेरिमेंट किए, बाद में पता चला कि ये प्रॉपर्टी तो इनर्शिया है। तो पहले क्या था, हर्ष गैलीलियो ने वो बात कहा, राजा ने उसको, गैलीलियो ने कहा कि अर्थ इज स्फेरिकल एंड अर्थ जो है वह सन के चारों तरफ घूमती है, बात समझिए। और हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया गया, यानी सन इज एट रेस्ट आपके इसी चैप्टर में। तो ये एग्जाम्पल है कि पहले जितना भी ग्रेट फिजिकल थ्योरी है वह हर्षे से शुरू होता है, अगर सही हो गया तो क्या कह दिया, एंड एज डोगमा, वो डोगमा में बन गया। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, पहले तो ये बात कही गई क्या कि एटम इज ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब कह रहा है कि नहीं, एटम स्मॉलेस्ट नहीं, एटम के अंदर भी है, क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। अब 9th क्लास में पढ़े एटम की मॉडल दी गई, तो थॉमसन मॉडल आपको पता है, प्लम पुडिंग मॉडल दी गई कि भाई प्रोटॉन चारों तरफ है और इलेक्ट्रॉन बीच में इम्बेडेड है। ये आप 9th क्लास में पढ़े, 11th क्लास के भी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े। बाद में वो मॉडल को रदरफोर्ड ने खत्म कर दिया, यानी रदरफोर्ड से पहले वो डोगमा था, रदरफोर्ड से पहले वो डोगमा था, लेकिन जब रदरफोर्ड की वो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट आया जिसमें न्यूक्लियस की खोज हुई और उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर है और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ घूमती है, फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि थॉमसन का मॉडल रिजेक्ट हो गया। अब डोगमा क्या बन गया, रदरफोर्ड का। फिर बाद में रदरफोर्ड की थ्योरी भी फ्लॉप हो गई, कुछ उनकी बातें गलत हो गई। फिर उनमें कहा कि नहीं कि ऑर्बिट नहीं, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, SPDF। अब यहां तक बातें पहुंची, तो इसीलिए साइंस को पहले ही पेज पर वो लिखा है। भाई मैं आपको बता दूं, साइंस के बारे में कहीं लिखा हुआ है इसी बुक में। हाँ, ये कहाँ है, आपको मैं बता दूं, टिल दे आर वेरी सक्सेसफुल थ्योरी। अरे यार कहाँ लिखा हुआ है, कहीं लिखा होगा भाई, यानी इसमें पढ़िएगा, कहीं हम पढ़ाए हैं, कहा गया कि साइंस का कोई एग्जैक्ट फिक्स थ्योरी नहीं, साइंस टाइम के हिसाब से बदलता है, टाइम के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से बदलता है। ठीक, अभी तक जिसको हम सही मान रहे हैं, आगे आने वाले समय में वो गलत हो जाएगा, फिर वो डोगमा नहीं रहेगा। दिस इज द फिलॉसफी। ये सारे चीज थिंकिंग लेवल की बातें पढ़ाई गई है, और इस चैप्टर को समझने के लिए आपके पास नॉलेज हो। अभी आपको मैं बता दूं, कहीं आप सड़क पर जा रहे हैं या हम सड़क पर जा रहे हैं, हमारे एक मित्र वसंत कुंज में आप जाइएगा तो कैक्टस पार्क के सामने एक हर सेक्टर में सब्जी मंडी रहती है, वहाँ मदर डेयरी भी है, और वहाँ पर आपको बहुत सारे सब्जी वाले। हमारे एक मित्र हैं, मॉर्निंग वॉक के दौरान उनका पैसा घर पर छूट गया, तो कहा कि सुरेंद्र थोड़ा सा मुझे 200 रुपया दे दो, 100 रुपया का सब्जी लेना है। देखिए कुत्ता बोल रहे हैं, हम भी कह रहे हैं कुत्ता, भाई वो उसको पता चलेगा कि मुझे कुत्ता कह रहा है कि मेरे को मारेगा। चलिए मैं टॉपिक पर चर्चा करता हूँ। मैंने उनको 200 रुपया दे दिए, वो 100 रुपया का दूध और 100 रुपया का वो सब्जी लिए, 100 रुपीज़ मिल्क लिए।
एंड 100 रुपीज़ का ग्रीन वेजिटेबल लिया, हम भी लिए उसी दुकान से। सफल, उस दुकान का नाम सफल है, कैक्टस पार्क के सीधा अपोजिट है, वसंत कुंज B1 में। तो कल होकर के वो हमें पैसा लौटाए, अब कह रहे कि सुरेंद्र जो तुमने पैसा दिया था वो पैसा ले लो तुम 200 रुपया। हम तो हंस पड़े, हम कहें कि भाई ऐसा है, जो पैसा आपने कल हमसे लिया वो पैसा नहीं है, कोई दूसरा पैसा है। कह रहे अरे यार क्या बात कर रहे हो, तुमने 100 का नोट दिया, अब मैं 200 का नोट दिया, बात बराबर है। यानी उसका कहना था कि 100 रुपीज का हमने 2 नोट उनको दिए और कल होकर के 200 रुपया का नोट हमको दिया। उनका कहना था कि अमाउंट सेम है। मैंने उनको साइंस की भाषा में बतलाया कि अमाउंट सेम है लेकिन वो पैसा नहीं है जो पैसा कल मैंने आपको दिया। मेरा कहने का मतलब था कि समय हर चीज को बदल देता है और फिजिक्स में ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जिसमें टाइम नहीं। आप सिंपल में ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या पढ़ते हैं, u प्लस a t। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं v इक्वल टू u प्लस a t। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं। यानी फिजिक्स का ऐसा कोई भी फार्मूला नहीं है जिसमें कि टाइम नहीं। अब बता लीजिए फार्मूला की बात है, a इक्वल टू ma, क्या इसमें टाइम नहीं है? आपको लगेगा कि टाइम नहीं है लेकिन टाइम है। एक्सीलेशन है, एक्सीलेशन निकालिएगा इस फार्मूला से तो टाइम तो आएगा। और टाइम कभी रुकता नहीं, ये हम लोगों का फेथ है, कंसिडरेशन है कि टाइम स्टेबल है। और जब टाइम स्टेबल नहीं है वो हर मोमेंट बदलता है। टाइम अगर बदल रहा है तो टाइम पर जो भी चीज डिपेंड करेगा वो सब बदलता रहेगा। मास भी चेंज हो रहा है। आज तक ये 12th क्लास के आपको सॉलिड स्टेट में बात दी गई। जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हैं, आपको लगेगा कि सर 4 महीने से पढ़ा रहे हैं, 10 महीने से पढ़ा रहे हैं। ऊपर का जो ब्रेथ है, नीचे का ब्रेथ इस बोर्ड का सेम होगा, लेकिन नहीं। ईच एंड एवरी मोमेंट मास नीचे आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। लेकिन ये माइंड लेवल पे है, इसको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। मैंने उनको कहा, अपने मित्र को, कि कल जो पैसा आप हमसे लिए थे और आज जो आप दे रहे हैं वो चेंज हो। मैंने उसको ऐसे समझाया कि आप जिस रूम में प्रवेश कीजिएगा आज, जिस समय आप निकले हैं मॉर्निंग वॉक के समय, उस समय का रूम और जब इधर से लौट करके जाइएगा उस समय के रूम, दोनों में बदलाव आ चुका है। तब वो आदमी समझा कि, अब तब मुझे कह रहा है कि इसलिए इस पार्क में घूमने वाला ज्यादातर लोग तुमसे डरता है, बात नहीं करता है, क्योंकि तुम ऐसा बात ही बोलते हो कि सोशल आदमी के दिमाग में समझने लायक बात नहीं, और इसलिए तुम्हें ज्यादातर लोग मेंटल और पागल कह देते हैं। हम कहेंगे देखो यार ऐसा है, थिंकिंग लेवल हाई हो तो मेंटल और पागल तो समाज का लोग कहेगा ही। तो यह बात समझना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं बड़ी रिमार्केबल है एंड थिंकिंग लेवल बढ़ाता है। अब हम थर्ड क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप देखिएगा उसका एनालिसिस। अब समझिए नहीं, इसके एक एक क्वेश्चन पर मैं घंटों 2-2 घंटा भाषण दूं तो भी बात खत्म नहीं होगी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, मैं थोड़ा सा बना देता हूं, बोल देता हूं। धन्यवाद।